नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस का टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं। ये तीसरा टेस्ट शुरू करने वाले हैं हम। ये ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो ये तीसरा टेस्ट अगर आपको धीरे लग रहा हो तो स्पीड 1.25 या फिर 1.5 पे देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए, लाइक भी कर देना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स गंगा, कावेरी, गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर गिवन सबब। देखो कैचमेंट एरिया पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे बारिश होती है, मान लो ये एरिया है, तो बारिश होती है अगर इधर इधर से, तो जो एक किसी पॉइंट पे आके ये स्लोप बना के नीचे पानी गिरता है वो आपका कैचमेंट एरिया होता है, इतने दूर का। तो सबसे ज़्यादा इसका कैचमेंट एरिया, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग यहाँ पे गंगा है, तो सबसे ज़्यादा गंगा का होगा। और उसके बाद आपका गोदावरी। जैसे मान लो भारत के मैप में ही देखें हम, ऐसे है कुछ, तो यहाँ पे आपका गंगा नदी ऐसे निकल के ऐसे बहती है, गोदावरी ऐसे, और कावेरी कुछ ऐसे। तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी का हो जाएगा, फिर गोदावरी का, फिर कावेरी का। तो इसका आंसर होगा 1, 3 एंड 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आंसर इसका बी है, ठीक है। अ कैचमेंट इज एन एरिया वेयर वाटर कलेक्ट्स व्हेन इट रेन्स, ऑफन बाउंडेड बाय हिल्स, ठीक है, ये तो हमने देखा। अब देख लेते हैं। देखो सबसे ज़्यादा गंगा नदी का कितना था। गंगा नदी का है 25, मतलब 2500 के आसपास है। और गोदावरी का 1465, कावेरी का 800, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गंगा नदी का है, यही था क्वेश्चन। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक सेकेंड। स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ द बिग पोर्ट्स इन इंडिया आर सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे ही है। जैसे ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज सबमर्जेंट कोस्ट, ठीक है। सबमर्जेंट कोस्ट होता है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ड्राफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, मतलब यहाँ पे पास में आके हार्बर होता है तो यहाँ पे नाव खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे मेजर पोर्ट हैं, जैसे यहाँ पे JNPT है मुंबई में, और फिर कांडला पोर्ट है, इधर है मैंगलोर पोर्ट है, कोच्चि है, ये सब कुछ इधर वेस्ट पे ही है। तो दोनों का स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये होना चाहिए। आंसर ये ठीक है, इसका आंसर यही है। ऑफ द कोस्ट ऑफ बॉम्बे, वेस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वाइडेस्ट, मेजरिंग 350 किलोमीटर। ये आपका कोस्ट का विड्थ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। दे आर सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन एंड प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। जैसे कि मान लो ये आपका है, ये है ना, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 350 का है, जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये जैसे मान लो मुंबई यहाँ पे, तो ये वाला एरिया, तो ये ऐसा जहाँ पे होता है ना जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो यहाँ पे अच्छा पोर्ट बनता है। तो यही बता रहे हैं। स्टेटमेंट 1 और सेकंड दोनों सही। देखो कंडला, मजगांव, JNPT और मारमागांव, मैंगलोर, सब कुछ इधर वेस्ट में ही है। तो ठीक है, ये सबमर्जन कोस्ट है। और इधर डेल्टा भी नहीं होता है, उधर ईस्ट वाले में डेल्टा भी है, नदियाँ उधर बहती हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म कोकबोरोक, कोकबोरोक इज रिलेटेड टू। ये लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट का, ये न्यूज़ में था किसी कारणवश अभी कुछ टाइम पहले। तो ये लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट का। लक्षद्वीप से इसका कुछ लेना देनी है, अफ्रीका का भी नहीं है, मेडिसिनल प्लांट भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम। थर्ड का बी ठीक है। देखो ये न्यूज़ में क्यों था। आफ्टर द वीक ऑफ प्रोटेस्ट, डायलॉग एंड पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने इसको प्रेफरेंस दिया था शायद, इसलिए न्यूज़ में था। ओवर द स्क्रिप्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ बोरो एग्जामिनेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड सेड बोथ रोमन एंड बंगाली स्क्रिप्ट्स वुड बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये पहला रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है ऑफिशियल स्टेट का, मतलब ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज पहले रिकॉग्नाइज है, जो 1979 में हुआ था त्रिपुरा में। इसके नेटिव स्पीकर्स कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 सब ट्राइब्स, देबरामा, रियांग, जमातियाज, त्रिपुरा, नोआटिया, कलाई, मुरासिंग, रूपिनी, ऊंचाई, इसको देख लेना। अब ये कौन सी लैंग्वेज फैमिली का है, तिब्बतो बर्मन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके का ही है। और इसका स्प्रेड है काफ़ी, कई सारे राज्यों में, बांग्लादेश में भी है, म्यांमार, नेपाल, भूटान में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये करंट से क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5th ने 4th। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट तो अफ्रीका में है, ठीक है। नामीब डेजर्ट, नामीब साउथ अमेरिका में नहीं है शायद, ये भी अफ्रीका में, नामीबिया के आसपास होगा ये। मुजावे नॉर्थ अमेरिका है, ये सही लग रहा है। तो इसका आंसर 1 और 3 होना चाहिए। अच्छा ऐसा वाला आंसर है तो ओनली 2 होगा इसका ऑप्शन। देखते हैं कौन कौन सा सही। ये तो पहला तो पक्का सही, ये दोनों में डाउट है, थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का बी, ठीक है। 4th का भी मतलब 2 ओनली आंसर सही था। डेजर्ट आर रीजन्स ऑफ स्कैंटी रेनफॉल विच मे बी हॉट डेजर्ट, सहारन टाइप, या फिर टेम्परेट, या फिर कोल्ड डेजर्ट भी होता है, जैसे अपना अपना लद्दाख है ना, वो भी कोल्ड डेजर्ट है। तो कालाहारी डेजर्ट इज अ लार्ज बेसिन प्लेन लाइक प्लेन इन द इंटीरियर प्लेटू ऑफ सदर्न अफ्रीका, अफ्रीका में देखो ये कालाहारी डेजर्ट। एक सेकंड, सॉरी वो कर्सर से थोड़ा इधर हो गया था, अभी ठीक है। इसको मैं फुल स्क्रीन ही कर लेता हूँ, अब सही है। तो कालाहारी डेजर्ट आपका अफ्रीका में है। यहाँ पे आपका टाइम क्लाइमेट सब ह्यूमिड रेदर देन सेमी एरिड है, ठीक है। मोजावे डेजर्ट आपका नेवादा, ये एरिजोना अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वहाँ पे दिया था, साउथ अमेरिका दिया था शायद वहाँ पे, तो वो गलत हो जाता है आपका। तीसरा नामीब आपका, ये भी अफ्रीका में भी है। नामीब, ये वाला साउथ अमेरिका दिया था, ये वाला तो यूएसए, ठीक है। ये आपका एटलांटिक कोस्ट पे है, अफ्रीका में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हमारा टेस्ट हो नहीं पाता है, काफ़ी धीरे चल रहे हैं, वैसे भी पीछे चल रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुनामीज। दे आर अ काइंड ऑफ अर्थक्वेक हैविंग एन एपिसेंटर बिलो द ओशियानिक वाटर। अर्थक्वेक बिलो द ओशियानिक वाटर, अर्थक्वेक सा ही होता है लेकिन बिलो द ओशियानिक वाटर, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। ऐसे ओशियनिक वाटर में अगर देखो ये ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाता है ना, जैसे अगर मान लो ये क्रस्ट है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है तो आता है सुनामी। दीज आर अर्थक्वेक हैविंग एन एपिसेंटर बिलो द ओशियन वाटर। इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं। द हाइट ऑफ द वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ वाटर। हाइट, हाँ ये ठीक है। अगर अगर बहुत गहरे पानी में वो सुनामी आती है तो पता नहीं चलता हमें, लेकिन अगर कोस्ट के किनारे पे जैसे जैसे इसकी लहरें आती हैं वो ऊंचा होता जाता है, बढ़ता जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ठीक है आपका। दूसरा सही है। पहला वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, तो इसका आंसर या तो बी होना चाहिए या तो फिर डी होना चाहिए, नहीं सॉरी, या तो सी होना चाहिए। देखते हैं बी तो क्योंकि सही है आंसर, इसका हम देखते हैं। हम ये देखो ये यहाँ पे दिया है ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मेरीन टाइप क्लाइमेट, ऊपर वाले क्वेश्चन का ये। earthquakes and volcanic eruptions that causes the sea floor to move abruptly resulting in sudden displacement of water, इसको कहते हैं सुनामी। नॉर्मली द सिस्मिक वेव्स कॉज ओनली वन इंस्टेंटेनियस वर्टिकल वेव, जैसे कि अगर ऐसे हुआ झटका से ये ऊपर उठा तो एक बार में वेव उठेगी, ऐसे हमेशा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना उससे आता है ये। बट आफ्टर दैट इनिशियल डिस्टर्बेंस सीरीज ऑफ आफ्टर वेव्स, आफ्टर जो भी अभी भूकंप आता है उसको हम आफ्टर शॉक कहते हैं, वहाँ पे आफ्टर वेव्स है, आर क्रिएटेड इन द वाटर दैट ऑसिलेट बिटवीन हाई क्रेस्ट एंड लो ट्रफ। जैसे ये होता है ना हमारा साइनोसॉइडल वेव, तो ये आपका क्रेस्ट है, ये ट्रो है, ठीक है। सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड आर नॉट अर्थक्वेक इटसेल्फ। जो भूकंप आता है उससे नहीं, जो ट्रेमर्स आते हैं बाद में अर्थक्वेक के बाद, आफ्टर शॉक्स, उससे सुनामी जनरेट होता है। और 5 से ज़्यादा रिक्टर स्केल पे है अगर, तो भूकंप आ सकता है, मतलब सुनामी आ सकता है। The speed of wave in the ocean depends on the depth of water. The tsunami wave slows down in shallow water in the than in the deep ocean. जैसे अगर मान लो यहाँ पे नाव है और यहाँ पे सुनामी आता है पानी के ऊपर, तो पता नहीं चलेगा इसको, लेकिन अगर यही किनारे पे आएगा सुनामी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका हाइट बढ़ते जाता है वेव का। तो अगले प्रश्न में हम चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6। The river originates in the western flank of Amarkantak Plateau, flowing in a rift valley between Satpura
in the south and Vindhyan range in the north forms a picturesque gorge। देखो gorge होता है छोटा होता है और यही बड़ा हो जाता है तो कैनियन होता है, इसमें से पानी बहता है तो gorge होता है। इन मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। ये नर्मदा रिवर की बात हो रही है, अमरकंटक से निकलता है इधर और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कुछ जैसे तापी है, नर्मदा, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। तो जबलपुर में बढ़िया सा सीन बनाते हैं, क्या भेड़ा घाट कहते हैं शायद उसको। तो नर्मदा होगा इसका आंसर। अगले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द above description resembles नर्मदा रिवर, ठीक है। द रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ, ठीक है, वही जो क्वेश्चन में लिखा था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चेनाब रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का। ये चंद्र और भागा दो नदियां मिलकर बनती हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में आके चेनाब हो जाता है। और तापी रिवर तो आपका बैतूल से निकलता है, सतपुरा रेंज से, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और महानदी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बहता है, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, रायपुर जिले से निकलता है, ये जाके बे ऑफ बंगाल में फिर गिर जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। उड़ीसा के साथ सबसे बड़ी नदी है महानदी। अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सवाना क्लाइमेट। Savanna climate, highest temperature in the savanna climate happens in the month of May and June in the northern hemisphere। तो सवाना क्लाइमेट ये हमारा इक्वेटर हो जाता है, तो ये वाला जो रीजन होता है इधर इधर ये वाले रीजन में आपका सवाना क्लाइमेट होता है, ठीक। तो सवाना फॉरेस्ट तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मई और जून में नहीं, जुलाई अगस्त में इस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये गलत है। सवाना फॉरेस्ट आर मोस्टली प्रेजेंट बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ अफ्रीका एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका, यार साउथ अमेरिका मान लो ऐसे है, तो वेस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन का होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ये भी गलत है और दोनों गलत है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। सेवंथ का डी, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर इन सवाना क्लाइमेट डज नॉट कोइंसाइड विद द समर सीजन इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जैसे नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में होता है वैसा नहीं होता है। जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हाईएस्ट टेम्परेचर ऑकर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। देखो वैसे भी अगर नॉर्मली सोचते भी तो भी आ जाता, मैंने जुलाई अगस्त मैंने कहा था। और दूसरा पॉइंट क्यों गलत था, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में मिल रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे नहीं मिल रहा है। सवाना फॉरेस्ट आर ट्रांजिशनल टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन इक्वेटोरियल एंड हॉट डेजर्ट। इक्वेटोरियल और हॉट डेजर्ट के बीच का ये ट्रांजिशन वाला होता है। मोस्टली प्रेजेंट बिटवीन द ट्रॉपिक्स इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देखो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट वाले में, ट्रॉपिक्स इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका। यही मैं कह रहा था, ईस्टर्न मार्जिन है ये, वेस्ट मार्जिन ये ईस्ट मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल लानोज एंड कैंपोस, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। इसमें यहाँ पे भी होता है कैंटरबरी, डॉन्स और भी होता है, वेल्स कहते हैं यहाँ पे, तो ग्रासलैंड हो जाता है, मतलब वो भी इससे रिलेटेड ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। With reference to spur-winged lapwing, consider the following statement. It is a bird that prefers for marshes and similar freshwater wetland habitats. It's a native to India। पता नहीं इसके विषय में, पता नहीं मुझे। spur-winged lapwing शायद करंट अफेयर्स होगा। आंसर देखते हैं इसका हम सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 8th का ए दे रखा है आंसर। 8th का ए मतलब कि वन ओनली, मतलब भारत में नेटिव नहीं है, तो फिर माइग्रेटरी बर्ड होगा। फिर देखते हैं क्या है, जो भी है पता चल जाएगा अभी। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, देखो पहली बार भारतवर्ष में ये दिखा है। अफ्रीकन मेडिटेरेनियन वेडर बर्ड स्पॉटेड इन वारंगल, मतलब कि तेलंगाना में ये दिखा है पहली बार। और स्पर-विंग्ड लैपविंग इसका नाम है। इट इज़ अ रेयर वेडर बर्ड साइंटिफिकली नोन एज वेनिलस स्पाइनस। भट्टूपल्ले विलेज में दिखा है ये नेटिव है नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट ने वेस्ट एशिया लिखना चाहिए इनको, मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मेडिटेरेनियन का ये नेटिव है। अगले प्रश्न पे हम आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किधर है भाई,
हाँ ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फेवरेबल कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है, जैसे देख लो ये है वैली और ये ऊपर अगर फॉग जैसा बन जाता है तो जो ठंडी हवाएं होती हैं ऐसे आ जाती हैं नीचे, तो नीचे आके सिंक कर जाती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। अब देखते हैं क्या पूछा है। अ लॉन्ग वाटर नाइट विद क्लियर स्काई हेल्प्स इन क्रिएटिंग द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। बिल्कुल ठीक है। जो लॉन्ग विंटर नाइट होते हैं उसमें ही होता है ये। इन माउंटेन वैली ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉमन थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल वैली एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन कॉमन थ्रू आउट द ईयर, हाँ ये भी ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरिया में जो माउंटेनियस रीजन होते हैं, जैसे भारत मान लो मनाली मसूरी वगैरह में, तो वहाँ पे जो निचले इलाके ना यहाँ पे जो खाई होती है, जो गॉर्जेस होता है, उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन होता है नॉर्मली भी, सालों साल होता है। आप जाएंगे तो वहाँ बादल आपको दिखते भी हैं, तो ये आपका सही है। एक सेकंड, क्या लिखा है, इन माउंटेन वैली ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इज कॉमन थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर यार रुक जाओ, इसका आंसर देखते हैं। मतलब ये सही भी लग रहा है मुझे, लेकिन पहला तो सही है, ठीक है, तो इसका ए अभी होगा या तो फिर ओनली ए होगा। आंसर देखते हैं। माउंटेन वैली ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह हो, कहीं कहीं पे होता है, तो बिल्कुल ब्लैंकेट यस नहीं कह सकते। आंसर इसका ए दे रखा है, तो मतलब ए ही था सही में, दूसरा गलत है। क्यों गलत है वो हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसको मार्क कर देते हैं पहले। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज, हाँ देखो 166 मीटर पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ठीक है ये तो पता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि 166 डिग्री 1 डिग्री पर 166 मीटर, यही होता है नॉर्मल लैप्स रेट। एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स, द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड, द इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन इज यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन, मतलब बहुत थोड़ी देर के लिए लेकिन होता है, ज़्यादातर ये भोर के टाइम में, सुबह के टाइम पे होता है, 3 4 5 के टाइम पे। और लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर is the ideal condition for inversion. The heat of the day is radiated off during the night, and by early morning hours, the earth is cooler than the air above. Over polar areas, temperature inversion is normal. अच्छा पोलर में होता है ये, ट्रॉपिकल में नहीं होता, सही बात है। सीधा धूप पड़ेगा तो फिर आपको लॉन्ग विंटर नाइट नहीं मिल पाएगा, वैसे पोलर जैसा सही है, तो ये गलत है आपका। Under normal weather condition, the air temperature typically decreases with height. A classic example is when cold air settles into mountain valley of tropical areas during times of stable high pressure and weather condition. Colder, denser pushes, more dense air pushes under the warmer, less dense air in the valley. जो मैंने शुरू में बताया था वही बात लिखा है, इसका इमेज देख लेना, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर ए हो गया। ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था वैसे, तो इसको हम गलत काट देते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Latitude is the linear distance of a point on Earth's surface measured in degrees from equator. Latitude is linear distance from the Earth's surface measured in degree from the equator. Latitude तो ऐसे होता है ना, तो linear distance तो नहीं होता ये, ऐसे होता है, कर्व होते जाता है ये, तो ये गलत हो गया। Longitude is an angular distance measured in degree along the equator, मतलब ऐसे ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, मतलब जीएमटी हो गया प्राइम मेरिडियन आपको इधर इधर, ठीक है, तो ये तो सही है। एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड, एंगुलर लिखा ना, ये लीनियर लिखा इसलिए गलत है, तो ठीक है दूसरा सही है आपका, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं सर इसका। लैटिट्यूड इज, देखो एंगुलर डिस्टेंस होता है ये, बाकी सब लाइन सही था उसका, और सेकंड क्यों सही है, एंगुलर डिस्टेंस लिखा है ये, और प्राइम मेरिडियन जो होता है उसके ऐसे 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 साइड में ऐसे ऐसे चलता है ये ऐसे, तो ठीक है, इसको मेरिडियन कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये बिल्कुल पहले चैप्टर में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कंसीडर द, एक सेकेंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेड एंड येलो सॉइल इन इंडिया। दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल में होता है रेड एंड येलो सॉइल, हाँ क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं होगा तो रेड एंड येलो कलर भी आ जाता है इसी कारण, ठीक है। द रेडिश कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ये भी ठीक है, आयरन भी होता है उसमें इसलिए इसका कलर भी रेड होता है, इसका दोनों सही हो जाएगा। और इसमें ह्यूमस भी कम होता है, बारिश कम होती है, जैसे कि ये वाला हिस्सा ना जो
भारत का, यहाँ पे जो तमिलनाडु में है। अगर गूगल मैप में जूम करके भी देखोगे तो रेड सॉइल दिखती है साफ साफ, और भी कुछ किसी किसी राज्य में है। एलुवियल के बाद सबसे ज़्यादा सॉइल रेड ही है भारत में, उसके बाद ब्लैक आता है। देखते हैं, इसका आंसर सी होना चाहिए। आंसर 11th का सी है, ठीक है। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू अलोंग द पिडमंट जोन। पिडमंट जोन मतलब कि ये वाला, ये बारिश वाला रीजन है, इधर से बारिश होता है, तो ये वाला क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होता है। लॉन्ग स्टेज इज ऑक्युपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इसलिए लाल दिखता है। और अगर हाइड्रेटेड फॉर्म है तो पीला भी दिखता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपका, देखो ये लुक्स येलो, इसमें पुअर फर्टिलिटी होती है, कोस्ट ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका, पुअर इन ह्यूमस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि रेन यहाँ पे कम होती है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपको खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनपीके जो होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। With reference to Köppen scheme of climate classification, consider the following pairs। यार ये देखो, ये तो याद होता नहीं है, ये याद है बस, CWG वाला कॉमनवेल्थ गेम ऐसे करके याद, में गैंगेटिक प्लेन मैंने याद किया हुआ है। और तो इसका और कौन सा सही लगता है, AS वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। देखो ये 13-14 है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर याद हो जाए तो कर लेना, या तो कोई ट्रिक से याद होगा ये, ऐसे डायरेक्ट तो बताया भी नहीं सकता, याद भी नहीं हो सकता है। मुझे एक दो याद है इसका, जैसे CWG गैंगेटिक प्लेन का, ये सही है। अब इसमें ऐसा ऑप्शन दे रखा है, एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। आंसर देखते इसका, क्वेश्चन नंबर 12, ये बिल्कुल रटने वाला है। 12 का भी मतलब 2 सही है, देख लेते कौन कौन सा। AS मतलब होता है आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब ये सही था। AW वहाँ पे कश्मीर लिखा हुआ है, और ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और BWHW नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, मतलब वो सेमी एरिड वाला इलाका। BWHW देखो दोनों सेम ही सेम है, हॉट डेजर्ट एक्सट्रीम वेस्ट राजस्थान। CWG कॉमनवेल्थ के मतलब तो गैंगेटिक प्लेन। DFC डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ऐसे करके याद कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं चलता है, DFC नहीं है वहाँ पे। मतलब पोलर टाइप, ये भी थोड़ा यूनिक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये भी याद हो सकता है। तो देखो तो याद हो जाएगा, DFC याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, CWG याद हो जाएगा। अब ये सब थोड़ा है, इसको बुक से देखना है एनसीईआरटी में। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा B, ये सही था आपका, और ये सही था CWG। नहीं सॉरी, ई वाला जम्मू कश्मीर का ना पोलर, तो ये वाला गलत था, ये सही है और ये सही है। ये तो कोरोमंडल कोस्ट है, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा AS। अगले प्रश्न में चलते हैं, विद रेफरेंस टू रायसीना डायलॉग। देखो रायसीना डायलॉग हर साल लगभग दिसंबर के टाइम पे होता है, दिल्ली में होता है। ORF करवाता है इसको, डिफेंस में फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके। ORF में रिलायंस का हिस्सेदारी है। तो अब देखते हैं पूछा क्या। इट इज़ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, बिल्कुल ठीक है। ME और रायसीना ORF मिलकर कराते हैं इसको। इट इज़ होस्टेड बाय नीति आयोग, गलत है ये, इसका आंसर 1 ओनली हो जाएगा। ये हर साल होता है, इसमें सभी देशों के मतलब ज़्यादातर विदेश मंत्री या फिर उससे रिलेटेड मिनिस्टर्स आते हैं, कभी कभार एक कोई हेड ऑफ स्टेट भी आ जाते हैं, जैसे पिछली बार आई थी इटली की प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न में चलते हैं, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9th एडिशन था इस बार रायसीना डायलॉग का, और इसके बाद इन्होंने एक पाकिस्तान ने भी शुरू किया इस्लामाबाद डायलॉग करके, उसको कोई देखता नहीं, उसको बेकार है वो, कोई आता भी नहीं है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करने के लिए है। ORF इसके साथ MEA के साथ मिलके इसको होस्ट करता है। थीम था 2024 का चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट क्रिएट, इस पर वीडियो भी डाला था। समीर सरन इसमें बहुत लीड रोल प्ले करते हैं, ORF में वो हैं भी मेंबर हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं हम, अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ ऑकरेंस। देखो जो भी हमने कुछ देर पहले इसको डिस्कस भी किया है, सॉइल कौन सा सबसे पहले तो एलुवियल मिलता है, तो B80 में से हो जाएगा। ये दोनों तो गलत, ऐसे ही हो गया। अब एलुवियल के बाद रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, उस टाइम मैंने बताया था ना, रेड सॉइल है एलुवियल के बाद सेकंड नंबर पे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ब्लैक, फिर PT, फिर डेजर्ट सॉइल, फिर माउंटेनियस, ये सब आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 14th का C, ठीक है। 14th का C, देखो ये आपका माउंटेनियस सॉइल है, ये आपका डेजर्ट सॉइल है, ये रेड सॉइल है, रेड एंड येलो, नहीं सॉरी ब्लैक वाला ये है, रेड एंड येलो ये है, और ये एलुवियल है, सबसे ज़्यादा एलुवियल है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी यही है, और ये कोस्टल प्लेन वाला सॉइल है।
अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो इसका एरिया दिया है कि नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। रेड सॉइल कवर्स 18.5% और 40% आपका एलुवियल सॉइल है, और 10% पीटीएन मार्शी सॉइल, 15% ब्लैक सॉइल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ARB और फिर P। अब इसका कोई एक्रोनिम बना लेना, यही है इसका शॉर्टकट आंसर। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। Consider the following statement: the shadow zone of S wave is greater than that of P waves। देखो shadow zone क्या होता है, ऐसे मान लो यहाँ पे आ गया अर्थक्वेक, तो ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, तो ये वाला जो जोन हो गया इसका शेडो जोन हो गया इतने दूर। ये शायद 104 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है जो एस वेव का शेडो जोन है, और बाकी ये पी वेव का होता है। ठीक है, ठीक, इसको पढ़ते फिर। द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी वेव्स। तो हाँ, इसका ज़्यादा होता है शायद, एक सेकेंड। द एस वेव आर सेकेंडरी एंड अराइव द सरफेस विद सम लैग। देखो एस वेव केवल सॉलिड से होके जाएगा, तो ये मोल्टेन मैग्मा है आपका, तो इससे तो पास होगा नहीं एस वेव, तो ये आपका शेडो जोन हो गया इसका, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो सेकेंडरी होता है अराइव एट सरफेस विद सम लैग, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। और दूसरा पहला भी सही है, शेडो जोन ऑफ एस वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी वेव्स, क्योंकि पी वेव का इतना इतना सा होता है लेकिन एस वेव का इतना सा होता है, तो ठीक है ये भी, और ये भी सही है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ही है, स्टेटमेंट दोनों सही तो है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आंसर देखते हैं हम, 15th का बी ठीक है। देखो इसमें फिगर नहीं दिया, फिगर इसका कुछ ऐसे ही बनता है, ऐसे अर्थ हो जाएगा, ये आपका बीच वाला मेंटल वाला पार्ट हो गया। तो मान लो यहाँ पे अर्थ को एक आया तो ऐसे निकलेगा ये, तो यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा ये, एक सेकेंड। तो ये ऐसे कुछ फिगर बन जाएगा इसका, ऐसे फिर ऐसे, तो ये इसका शेडो जोन हो गया। और तो दो टाइप के होते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव ऐसे चलते हैं और बॉडी वेव क्रॉस चलते हैं। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। फोकस वो होता है जहाँ पे अर्थ ओरिजिनेट होता है, इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। पी वेव्स मूव फास्टर, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये, फर्स्ट टू अराइव द अर्थ ऑन आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। ये सिमिलर टू साउंड वेव होते हैं, ये तीनों के थ्रू चले जाते हैं। और एस वेव अराइव एट सरफेस विद सम लैग, इसलिए इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये केवल सॉलिड्स के थ्रू ही पास करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस से सॉलिड, एस से एस वेव, तो ऐसे याद कर लो। और अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ्स, ठीक है, जहाँ पे नहीं पहुँचता अर्थक्वेक उसको शेडो जोन कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया 104 बोला था मैंने, यहाँ 105 डिग्री दिया है, और 145 यही होता है इसका शेडो जोन। रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ, हाउएवर द सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्ड्स प्राइमरी वेव्स, वहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। दस द जोन बिटवीन 105 एंड 145 एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज शेडो जोन फॉर बोथ द वेव्स। दोनों नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव्स, क्योंकि वो पार नहीं कर पाएगा मेंटल से, तो वहाँ पे प्राइमरी वेव्स ही जाएंगी, सेकेंडरी वेव्स नहीं जाएंगी। और तो वो जो ये 105 से 145 वाला रीजन है ना, ये दोनों के लिए ही शेडो जोन है। इतना इंपॉर्टेंट रखना है बस ये बात। ये 40% ऑफ अर्थ को कवर कर ही लेते हैं दोनों शेडो जोन इसके। एस वेव वाला तो पी वाले से बड़ा है, वैसे भी देखे तो भी दिख जाएगा, मैं इतना इसका एरिया है शेडो जोन। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, आगे फिर इसको बंद कर देंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मे बी अट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम कैस्पियन सी, ठीक है, इधर से, जैसे कि मान लो ये हमारा तिब्बत वाला है प्लेट्यू, ये हो गया आपका पाकिस्तान, इधर है भारत, ये हो गया गुजरात, ठीक है ऐसे।
ठीक है। तो इधर से जो आती हैं हवाएं, ये प्लेटू से इधर कुछ बढ़ जाती हैं, कुछ इधर आती हैं। तो ये जो इधर से मेडिटेरियन की साइड से हवाएं चलती हैं, इससे ठंडा बढ़ता है, ठीक है। उस टाइम बारिश भी होती है। फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये भी सही है। अर्ली ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इससे ठंडा होता है। कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडियन रीजन, ठीक है, जैसे ये समुद्र से तो दूर है ना ये वाला क्षेत्र, तो वहाँ पे ठंड पड़ेगा ही, क्योंकि जो सी इफेक्ट आता है वहाँ पे नहीं आएगा, मॉडरेटेड क्लाइमेट नहीं होगा। तो इसका 1 2 3 हो जाएगा आंसर। 1 2 3 1 2 3 तो लगता है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, स्टडी ऑनसेट ऑफ, ठीक है, देखते हैं। 16 का सी, एक सेकेंड, इसका आंसर मतलब सेकेंड वाला गलत है। अर्ली ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मतलब ईस्ट से आएगा ना ये, तो इससे नॉर्थ में ठंड नहीं बढ़ेगी। हाँ सही बात है, तो ये गलत हो जाता है यार। इसका आंसर 1 और 3 ही होगा, मैंने गलत लगाया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से ठंड नहीं बढ़ेगी, बस वही वाला देखना है, बाकी तो सही मैंने बताया था। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज along 15 degree north latitude only after the western jet stream has withdrawn itself from the region around the month of June, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो गया, ये हो गया भारत। तो यहाँ से 15 डिग्री नॉर्थ इधर से चल रही है, ठीक है। फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया, इट डज नॉट प्ले रोल इन एक्सेसिव कोल्ड क्लाइमेट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर सही से पढ़ते तो भी आंसर आ जाता इसका, तो जल्दी में पढ़ लिया, ठीक है। आज तीसरा सेशन है ना, ये दिमाग काम नहीं करे ज़्यादा। 2 सेशन साइंस के लिए लेता मैं सुबह। एक सेकेंड। It is a basin with mountains and hills around where the drainage is towards the center of the basin. मतलब ऐसा है, इधर चारों तरफ माउंटेन है, ठीक है। Due to gradual deposition of sediments from basin margin, a nearly level plain forms at the center of basin. The above landform is best described in which of the following? ये प्लायाज होता है, डेजर्ट में मिलता है, जैसे कि चारों तरफ से इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी रहेगा यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है डेजर्ट वाले बहुत बड़े मैदान में। तो यहाँ पे जो नीचे वाला इलाका होता है, प्लायाज होता है, इसमें पानी इकट्ठा होता है। इसका इमेज देख लेना, ईरान वगैरह में कहीं कहीं पे है, और चाइना वगैरह में जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट है, पहाड़ी भी है, वहाँ पे प्लायाज मिल जाएगा आपको। प्लायाज आर बाई फार मोस्ट प्रोमिनेंट landforms in the desert in dry vegetation free flat area at the lowest part of the undrained desert basin. Undrained in basin with mountains and hills around along the drainage is towards the center of the basin. यही कह रहा था मैं, पानी उधर ही आता है, अगर चारों तरफ माउंटेन होगा तो यहाँ पे प्लाया बन जाएगा। It is a location where ephemeral lakes form during wet period and is underlain by stratified clay, silt and sand and commonly soluble salts. चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करके बंद करेंगे, नींद आ रही है अब। Consider the following statement with reference to sand dunes. Burchens are formed in the area of varying wind speed. देखो बर्चन्स होते हैं आपके डेजर्ट लैंडफॉर्म है ये, ठीक है। बर्चन, सीफ, मशरूम वाला एक होता है माउंटेन, ठीक है। The presence of vegetation hinders the process of formation of sand dunes. हाँ ठीक है। Sand dunes cannot form perpendicular to the direction of wind movement. ये गलत है, बन सकता है, लेकिन ये सैंड ड्यून्स को वेजिटेशन बढ़ाता है, ये हिंडर नहीं करता है, उसको प्रमोट करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर फिर तो एक सेकेंड यार, इतना ऊपर चला जा रहा है। बर्चन्स आर फॉर्म्ड इन द एरियाज ऑफ वेरिंग स्पीड। वेरिंग नहीं, अगर बराबर स्पीड चलती है तब वहाँ पे बर्चन्स बनते हैं, तो ये भी गलत है, आपका तीनों गलत है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन हो जाएगा, ये वाला आंसर है। ऐसे ऑप्शन में एलिमिनेट भी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर डी होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म हवा चलेगी तब बनता है वो, ऐसे ऐसे बनेगा ना ये, ऐसे ऐसे विंड डायरेक्शन ऐसे होगा तो ठीक है। देखो इसमें क्या दिया, बर्जन्स आर क्रेसेंट शेप ड्यून्स विद पॉइंटेड और विंग डायरेक्शन अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, मतलब कि इधर को है ना, तो इधर से हवा चल रही है इसमें,
इधर से जो चलता है वो सीफ होता है, मतलब इट फॉर्म्स इन द एरिया वेयर स्पीड ऑफ विंड एंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, मतलब दोनों विंड डायरेक्शन और विंड दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। प्लांट प्ले अ रोल इन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस, देखो हिंडर नहीं करते, बढ़ावा देते हैं। सैंड ड्यून्स सच एज ट्रैवर्स, सैंड ड्यून्स ट्रैवर्स मतलब ऐसे होता है जो परपेंडिकुलर चलते हैं ना हवा, ऐसे ईरान में बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया, मैप में गूगल मैप में भी आपको दिख जाएगा। ये हो गया, तो इसके हवा ऐसे चलती हैं परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, दीज ड्यून्स फॉर्म when the direction is constant and the source of sand is elongated feature at the right angle to the wind direction। समझ रहे हो, इधर से हवा चल रही है, इधर सैंड ऐसे है और इधर से चलता है, उसको उसका क्या नाम है यार, उसका भी कुछ नाम है, चार होते हैं, एक में ये क्रेसेंट वाला दो होता है, ये परपेंडिकुलर वाला दो होता है। मैं देखूंगा अगर मिलेगा तो ग्रुप में भेज दूंगा, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। एक क्वेश्चन 18 है ना, 20 तक करते हैं, ठीक है। Consider the following with reference to the karst landform. Karst region are very little surface drainage. Karst region has very little surface drainage। हाँ ठीक है, तभी तो बनेगा ये। जैसे ये होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे माउंटेन गुफाओं में होता है, जैसे मेघालय में है, तो ऐसे ऐसे होता है। ये नीचे हो गया तो ये टपकते टपकते जो बारिश होती है तो लाइमस्टोन यहाँ से टप टप गिर के यहाँ पे ऐसे माउंटेन बना लेगा, ऐसे ऐसे। तो ये जो ऊपर से लगा होता है ना, ये इसको कहते हैं स्टेलेक्साइट, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो सी आ रहा है, सी मतलब सीलिंग, और जो नीचे से होता है ना वो ग्राउंड से, तो स्टेलेगमाइट जो नीचे से उठा रहता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, सी वाला छत से लगा है तो स्टेलेक्साइट, और ये स्टेगमाइट नीचे वाला। आप देखते क्या पूछा, कास्ट रीजन हैज वेरी लिटिल सरफेस ड्रेनेज, ठीक है। ये स्टेलेक्साइट्स एंड स्टेगमाइट्स आर बोथ डिपोजिशनल फीचर ऑफ कास्ट लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल है नहीं, ये वाला तो डिपोजिशनल हो गया स्टेलेगमाइट, लेकिन ये तो डिपोजिशनल नहीं है, ये तो टूट रहा है, तो स्टेलेक्साइट नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला डिपोजिशनल है, ये नहीं है, तो इसका आंसर 1 ओनली हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब हम, एक सेकंड। कास्ट लैंडस्केप लैक सरफेस ड्रेनेज ड्यू टू द पोरस नेचर ऑफ बेडरॉक, ठीक है। जहाँ पे हम लाइमस्टोन जैसे बारिश होती है, भारत में भी है, मेघालय में है, देहरादून में भी है एक जगह पे, विच अलाउज वाटर टू इनफिल्ट्रेट ग्राउंड वाटर में। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे पानी में, दैट underground rather than flowing on the surface. The lack of surface drainage can have significant implication on the local hydrology as it affects the availability of water, surface water resources and can lead to a rapid underground recharge and discharge, ठीक है। Stalactites are sharp, slender, downward growing pinnacle, downward ceiling से लग के होता है, मतलब downward नीचे को है, hang from the cave roofs। वाटर कैरीज कैल्शियम इन सॉल्यूशन, देखो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने कहा था वही वाला। एज मॉइस्चर ड्रिप्स रूफ फ्रॉम इट ट्रिकल डाउन स्टेलेक्साइट, और नीचे आके वो स्टेगमाइट बना लेगा, वेयर कैल्शियम इज डिपॉजिटेड टू फॉर्म स्टेगमाइट। द स्टेलेक्साइट्स आर इरोजनल लैंडफॉर्म, जो ऊपर लगा रहता है, स्टेगमाइट्स आर डिपोजिशनल, ये मैंने बताया था आपको पहले। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अभी, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रैंड कैनियन, और ये देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शायद, ये अमेरिका में है, बहुत बड़ा है। कोलोराडो रिवर यहाँ पे बहती है। पूछा गया इसमें ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाज क्रिएटेड बाय द विच ऑफ द रिवर, कोलोराडो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। और ग्रैंड कैनियन आपका यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पे, इसमें पानी भरता है बहुत ज़्यादा, तब तो नाव भी चलाते लोग। और यहाँ पे कैनियन भारत में है, वही नर्मदा ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था, गॉर्ज बनाते जो, तो वो आपका था वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो नर्मदा में था, तो वहाँ पे भी कभी कभार लोग घूमने जाते हैं। लेकिन ये कोलोराडो वाला तो बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है। ये वाला हो गया येलोस्टोन पार्क हो गया अमेरिका में, ये सब काफ़ी माने जाने घूमने वाली जगह है। कैनान इज अ शेप डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स, इससे थोड़ा छोटा होगा तो उसको हम गॉर्ज कहते हैं। तो दोनों साइड से गॉर्ज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टीपर नैरोअर देन कैनियन, ठीक है। एंड कैनन आर ऑल्सो फाउंड बाई टेक्टोनिक एक्टिविटी। अभी देखो इसका रिसेंट एग्जाम्पल टर्की में हुआ था ना, जो अर्थक्वेक आया था पिछले साल, तो उसमें एक नया गॉर्ज बन गया था, वो सबसे न्यूएस्ट है धरती पे, जो अर्थक्वेक टर्की में आया था, उसमें काफ़ी लगभग 30-40 स्टोरी बिल्डिंग, इतना गड्ढा हो गया, मतलब कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है, तो वो नया गॉर्ज बना था। तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बनता है ये। और ग्रैंड कैनियन वॉज कट बाई द कोलोराडो रिवर, वो बन गया, उसमें पानी बहने लगा तो नदी बह गई, वो कैनियन हो गया।
कैनन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट। इस पे आप ड्रोन वीडियो देखेंगे ना कोलोराडो रिवर का, आपको बहुत बढ़िया लगेगा और समझ में भी आ जाएगा सही से। कोलोराडो रिवर carved this tectonically uplifted Colorado plateau to form Grand Canyon। मतलब वो कैनियन बन गया किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी से, उसमें नदी बहने लगी और वो कोलोराडो रिवर वहां से ही बहती है। ऐसे कुछ कुछ सीन अपना नर्मदा में भी है, लेकिन वो गॉर्ज है, कैनियन नहीं है। तो ये वाला सेशन यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।